धरती के अंदर क्या छिपा है? धरती के अंदर इंसानों की खोज बहुत छोटी है। धरती की अंदरूनी दुनिया के बारे में हमारी सारी कल्पनाएं जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ किताब से आती हैं। क्या ये सच में वैसा ही है जैसा किताब में बताया गया है, जिसमें मशरूम के फॉसिल हैं जिन पर बड़े बड़े पेड़ के धब्बे और अजीब सुंदर फूल हैं? रेम जियोलॉजी का PhD स्टूडेंट है। उसका भाई एक एक्सपीडिशन के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जिससे रेम को 10 साल से ज्यादा समय तक एक ही सपना आता रहा। उसके भाई का एक डायनासोर पीछा कर रहा है। हर बार उसे एक ऐसी खाई का सामना करना पड़ता है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और आखिर में वह अपना नाम पुकारते हुए एक खाई में गिर जाता है। जब भी उसे ये सपने याद आते हैं तो उसे अपने भाई के जियोलॉजिकल सेंसर से डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलते हैं। तुलना करने पर ये रिकॉर्ड आज के डेटा जैसे ही हैं। उसे आइसलैंड के डेटा में भी कुछ गड़बड़ियां मिलती हैं और वह अपने भतीजे के साथ वहां जाने का फैसला करता है। शायद उन्हें वहां उसके पिता के गायब होने का कारण पता चल जाए। सुरक्षित यात्रा पक्की करने के लिए उन्हें एरिक नाम का एक लोकल गाइड मिलती है जो एडवेंचर की शौकीन है और आइसलैंड के पास के ज्वालामुखियों से अच्छी तरह वाकिफ है। सुबह होते ही वह चाचा और भतीजे को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां जियोलॉजिकल सेंसर लगे हैं। ये सेंसर 10 साल से ज्यादा का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। सभी डेटा की वैल्यू खुद ही साफ है। अचानक बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। अली जल्दी से शॉन को एक गुफा में ले गई। रेम, जो हार मानने को तैयार नहीं था, उसने सेंसर को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे तुरंत अनगिनत बिजली के बोल्ट अपनी ओर खींचे। बहुत ज्यादा दबाव में रेम को सेंसर बाहर फेंकना पड़ा। हालांकि तीनों बच निकले, लेकिन गिरते मलबे ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया था। सदमे से उबरते हुए तीनों के पास अपने गियर पहनने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंधेरी गुफा बहुत उलझी हुई और पेचीदा थी। कुछ ही देर में उन्हें एक खाली पड़ी माइन मिली। ये बेशक सभी के लिए अच्छी खबर थी। माइन शाफ्ट का मतलब है कि वहां वेंटिलेशन शाफ्ट होने चाहिए जिससे वे बच सकें। बिना देर किए तीनों रस्सी से नीचे उतर गए। सच में ये 60 साल से खाली पड़ी माइन थी। एरिक ने पुराना जनरेटर चालू किया और जली हुई लाइटों ने पूरी जगह को रोशन कर दिया। एरिक ने फिर एक साफ सुथरा रास्ता चुना, ये सोचकर कि दूसरा सिरा बाहर निकलने का रास्ता होगा। लेकिन उन्हें जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा हुआ। रास्ता असल में नीचे की ओर जाता था। तीनों ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। माइनकार्ट जमीन के नीचे की बड़ी दुनिया में इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद एक सड़क पर एक दोराहा तीनों को अलग कर रहा था। रेम को एहसास हुआ कि एली के लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। एक मुश्किल पल में एली ने छलांग लगाई और रेम की तरफ कामयाबी से उतर गई। लेकिन माइनकार्ट को भी वही दिक्कत हुई। एली ने जल्दी से एक रस्सी ढूंढी, उसे रेम से बांधा और लोहे के भले वाले सिरे को रेल पर फेंक दिया। जैसे ही भाले के सिरे ने रेल को जाम किया, वह और रेम कामयाबी से माइनकार्ट से बच निकले। इस बीच शॉन ने धीरे धीरे माइनकार्ट को उनके पास रोक दिया। उसने दूर माइनकार्ट से बनी गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकलती देखी। एक्सप्लोरर गुफा में घुस गया, जो जमीन के नीचे लगभग 100 मीटर नीचे थी। ये न सिर्फ वहां रूबी दादी की कब्र थी, बल्कि मुट्ठी भर हीरे भी हर जगह बिखरे हुए थे। इस हैरान करने वाले नज़ारे ने तीनों खोजकर्ताओं को हैरान कर दिया। लेकिन रेम वहीं रुकी रही, ध्यान से अपने आसपास देख रही थी। उन्हें पता चला कि वे एक ज्वालामुखी के ऊपर थे। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक चटकने की आवाज ने सबको टेंशन में डाल दिया। पता चला कि वे माइका पर खड़े थे, जो एक पतला और नाजुक मिनरल है जो जरा सी भी हरकत से टूट सकता है। शॉन के पास अपने कदम पीछे खींचने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे बाकी दोनों इतने डर गए कि सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अचानक उनके बैकपैक से एक हीरा गिरा, जो चट्टान की परत को भेदता हुआ निकल गया। जब सबको लगा कि यह किस्मत का खेल है, तो वे तीनों गिरते रहे। किसी को नहीं पता था कि यह कितनी गहरी है। अगर यह किताब में बताए अनुसार थी, तो गहराई कम से कम हजारों किलोमीटर थी। उन्हें नहीं पता था कि वे कब से गिर रहे थे। वे झरने के किनारे पानी के एक कुंड में कूद गए। नदी का साफ पानी उनके लिए स्पीड बम बन गया। वे तीनों तैरकर पूल से बाहर आ गए। हर कोई जिंदा बचने के लिए शुक्रगुजार था। अचानक उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आसमान तारों से भरा हुआ था। हर कोई यह जानने को उत्सुक था। फिर तारे झुंड में उनकी ओर उड़े। ये जुगनुओं का झुंड निकला, जो बहुत पहले खत्म हो चुके थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वी के अंदर इतने सारे होंगे। पक्षियों के झुंड का पीछा करते हुए उन्होंने खुद को एक जमीन के नीचे की दुनिया में पाया। पूरे इकोसिस्टम ने एक सच्चा स्वर्ग बनाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा किताब में बताया गया था, जिससे साबित होता है कि शॉन के पिता सही थे। मशरूम के आकार के फॉसिल्स के झुंड से गुजरते हुए उन्हें दूर एक ट्री हाउस मिला। शॉन को कुछ महसूस हुआ और वह सबसे पहले अंदर भागा। बड़े इंटीरियर में इंसानों के रहने के निशान साफ दिख रहे थे। नोटबुक में हैंडराइटिंग से कंफर्म हुआ कि घर के मालिक शॉन के पिता थे। इस बीच बाहर एली को माइक की बॉडी मिली। रेम ने अपना दुख दबाते हुए उसे समुद्र के किनारे दफना दिया। जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए ग्रुप माइक की डायरी देखने के लिए ट्री हाउस लौटा। उन्हें पता चला कि यहाँ भी दिन रात का साइकिल होता है और मैग्मा एक्टिविटी से टेम्परेचर बदलता है, जिससे उन्हें सतह पर लौटने में मदद मिल सकती है। अब उनका काम अंडरग्राउंड समुद्र को पार करना था। उन्होंने जल्दी से एक छोटी सी राफ्ट बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया।
और उसे पावर देने के लिए बढ़ते थमल का इस्तेमाल किया। वे सोच रहे थे कि क्या उनका सफर आसान होगा। तीनों गहरे समुद्र के अंडरग्राउंड की सतह पर नाव चला रहे थे, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। उसी समय सतह पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। शॉन ने उत्सुकता से देखा तो देखा कि पानी से खतरनाक पिरान्हा निकल रहे हैं। जैसे ही सबने लड़ने के लिए डंडे पकड़े, सांप ड्रैगन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप लहरों पर सवार होकर सिर्फ पिरान्हा पर हमला कर रहा था। हालांकि वे खतरे से बच गए। लहरें बड़ी हो गईं और नाजुक मस्तूल तुरंत टूट गया। खुद को कंट्रोल न कर पाने के कारण शॉन पाल के साथ बह गया। बाकी दो समुद्र में बह गए। बहुत देर बाद शॉन एक सुनसान बीच पर जागा। दूर से एक जुगनू उड़ता हुआ आया, उसे पानी की तरफ ले गया। वह पक्षी हवा में चक्कर लगाता रहा, जाने से मना कर रहा था। फिर वह शॉन को एक गुफा में ले गया जो मैग्नेटिक फील्ड से भरी थी। तैरते हुए पत्थर के स्लैब दूर एक एग्जिट की ओर ले जा रहे थे। आगे रोशनी देखकर शॉन बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर चढ़ गया। लटके हुए मैग्नेट जोर से हिल रहे थे। एक गलत कदम और वह गुमनामी में डूब जाएगा। कई कोशिशों के बाद बेसब्र शॉन, जो अब सावधान नहीं था, आखिरी कदम की ओर तेजी से कूदा। नतीजतन पत्थर का स्लैब जड़ता के कारण अपना बैलेंस खो बैठा। किस्मत से हवा में एक बार घूमने के बाद वह फिर से जमीन से जुड़ गया। रेम और एली कई घंटों तक बहने के बाद समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच गए। हर जगह खोजने के बाद उन्हें शॉन का कोई निशान नहीं मिला। थक कर एली आराम करने के लिए बैठ गई। तभी उनके पीछे चांदी के फूल ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। खुशकिस्मती से रेम ने समय रहते देख लिया और एक छड़ी से पंखुड़ियों को तोड़ दिया। मुड़कर देखा तो एली दूसरे फूल में उलझी हुई थी। उसकी छड़ी उसके हाथ से छीन ली गई थी। मुश्किल के पल में उसने फूल को उखाड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने एली को बचा लिया, लेकिन दोनों अब बहुत बड़े खतरे में थे और आराम नहीं कर सकते थे। जैसा तय हुआ था वे गीजर पर पहुंचे, लेकिन शॉन का कोई पता नहीं चला। इस पर बात करने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। रेम अपने भतीजे को ढूंढने गई, जिसका एक बड़ा ड्रैगन पीछा कर रहा था। जैसे ही ड्रैगन पास आया, रेम ने अपने छोटे शरीर का इस्तेमाल करके एक पतली गुफा में छिपने का फैसला किया। मुश्किल के पल में रेम को किसी तरह एक लकड़ी की छड़ी मिली और वह पहाड़ से टकराकर अपने भतीजे को बचा लिया। उनके पास पकड़ने का समय नहीं था। दोनों गीजर की ओर दौड़े। ड्रैगन का पहाड़ से टकराकर गिरने का डरावना नजारा। ड्रैगन ने तेजी से उन्हें पकड़ लिया। बचने के लिए रेम लापरवाही से माइका से ढकी चट्टानों की ओर भागी। कमजोर चट्टान तेजी से चारों तरफ से फट गई और डायनासोर का वजन न झेल पाने की वजह से गिर गई और अनगिनत मलबे के साथ खाई में गिर गई। मौत से कई बार टकराने के बाद दोनों आखिरकार गीजर तक पहुंचे, लेकिन वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। नदी पहले से ही उबल रही थी। इसी समय इंतजार कर रहा एली दिखाई दिया। उसने डायनासोर की खोपड़ी से एक छोटी नाव बनाई और दोनों को आगे ले गया। हालांकि आगे नदी और पतली होती गई और लगातार ज्यादा टेम्परेचर पहले से ही पानी भाप बन गया। तीनों हड्डियां समेत गड्ढे में गिर गए। रेम ने देखा कि उसके आसपास की दीवारें गीली थी और उसने अंदाजा लगाया कि उनके पीछे पानी होगा। उसने खुद को हवा में लटकाने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया और एक फ्लेयर स्टिक से चट्टान में कोयले को जलाया, जिससे दीवार सफलतापूर्वक टूट गई और पानी निकल गया। बाढ़ का पानी तेजी से उबलते लावा में घुस गया और उससे निकली भाप ने तीनों को तुरंत क्रेटर की ओर धकेल दिया। धरती के कोर तक कई दिनों के सफर के बाद उन्होंने फिर से नीला आसमान देखा। ड्रैगन बोन तेज रफ्तार से नीचे गिरी, सीधे पहाड़ी पर जा गिरी। वह बाग से नीचे फिसलती हुई आखिर में एक फार्म हाउस पर रुकी। बाग में एक बूढ़ा आदमी शुरू में सोच रहा था कि उसका सामना एलियन से हुआ है। तबाह बाग देखकर उसका दिल टूट गया और उसने जोर से गालियां दी। जब शॉन ने अंडे के साइज का एक जियोलॉजिकल सैंपल निकाला, तभी बूढ़े आदमी को कुछ तसल्ली मिली। शहर वापस आकर रेम ने अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया और वह और एली खुशी खुशी रहने लगे। अचानक शॉन का बैकपैक बेचैनी से हिला। वह जुगनू वापस ले आया था और सबकी चीखें अनसुनी करते हुए वह सीधे इस नई दुनिया की ओर उड़ गया।